गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लैब में यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं स्टेट 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। या अभी तक तो अब देखिए कब होता है, नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा दोस्तों। फिर भी तैयारी आप लोग करके रखिए फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोग इसमें 2023 का जितना सारा क्वेश्चन पूछा गया तो सारा कंप्लीट कर लिए हैं, और 2020 का भी, और ये 2024 का दोस्तों जो लेटेस्ट हुआ था अभी, उसका अभी तक में दोस्तों 14 जून तक का कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स। और आज दोस्तों हम लोग करने वाले हैं 9 जून 2024 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। तो चलते दोस्तों हम लोग अपने सेशन फ्रेंड्स। जो पिछले वाले सेशन को नहीं देखे वो इसी चैनल पर चले जाइएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये शिक्षण एवं कला एवं अंधदक्षता का पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का सिद्धांत का मतलब है। सिद्धांत का मतलब क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सिद्धांत का मतलब है का सख्ती से पालन किया जाए। सिद्धांत का अर्थ है ऐसे नियम या दिशा निर्देश जिसका सख्ती से पालन किया जाए। ये आधारभूत सत्य होते हैं जो किसी कार्य प्रणाली, व्यवहार या विश्वास का मार्गदर्शन करते हैं। सिद्धांत किसी विषय की नींव होते हैं जिनका अनुपालन व्यवस्था और निष्पादन सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी देखिए, साधन संपन्न और सहभागी होना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए, साधन संपन्न और सहभागी होना चाहिए। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, एक अच्छा शिक्षक साधन संपन्न और सहभागी होना चाहिए। इसका अर्थ है कि शिक्षक के पास शिक्षण के लिए पर्याप्त संसाधन हो और वह छात्रों के साथ सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप में जुड़े, जिससे एक सहयोगी और सहायक सीखने का माहौल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सीखने के लिए SR कंडीशन पर जोर देता है? तो ये इनमें से सभी होगा। पावलोव, वाटसन और थॉर्नडाइक, ये तीनों सीखने के लिए SR कंडीशन पर जोर देता है। पावलोव, वाटसन, थॉर्नडाइक, इनमें से सभी। सॉल्यूशन देखिए इसका, SR उद्दीपन अनुक्रिया कंडीशन पर जोर देने वाले सिद्धांत व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित है। इनमें पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन, वाटसन का व्यवहारवाद और थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत शामिल है। इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित करने के महत्व पर बल दिया है, जिससे सीखने की प्रक्रिया होती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसंदीदा मूल्य प्रणाली के आधार पर जीवन शैली विकसित करने की क्षमता है। पसंदीदा मूल्य प्रणाली के आधार पर जीवन शैली विकसित करने की क्षमता है। तो जीवन शैली विकसित करने की क्षमता क्या है दोस्तों? इसमें से डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा कि चरित्र चित्रण। पसंदीदा मूल्य प्रणाली के आधार पर जीवन शैली विकसित करने की क्षमता है चरित्र चित्रण। इसका सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, कि पसंदीदा मूल्य प्रणाली के आधार पर जीवन शैली विकसित करने की क्षमता को चरित्र चित्रण कहा जाता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक नैतिक मूल्यों और विश्वासों के अनुसार अपने जीवन के सिद्धांतों और व्यवहारों को आकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्धिक कौशल परिलक्षित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संज्ञानात्मक क्षेत्र डोमेन में दोस्तों। बौद्धिक कौशल परिलक्षित होता है संज्ञानात्मक क्षेत्र डोमेन में दोस्तों। देखिए दोस्तों, बौद्धिक कौशल परिलक्षित होता है, ये संज्ञानात्मक क्षेत्र में परिलक्षित होता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, बौद्धिक कौशल मुख्य रूप से संज्ञानात्मक क्षेत्र डोमेन से संबंधित होते हैं। यह वह क्षेत्र है जिसमें ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन जैसी मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती है। सीखने और समस्या समाधान की क्षमता ऐसी क्षेत्र डोमेन के अंतर्गत आती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वैचारिक दृष्टिकोण की विशेषता है? वैचारिक दृष्टिकोण की, पहला देखिए, इस दृष्टिकोण में चीज़ों को इसके सिद्धांतों, तंत्रों, अनुप्रयोगों आदि के बारे में बहुत विस्तृत रूप में सीखा जाता है। यही वैचारिक दृष्टिकोण की विशेषता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, वैचारिक दृष्टिकोण की विशेषता यह है कि इसमें चीज़ों को उसके सिद्धांतों, तंत्रों, अनुप्रयोगों के बारे में विस्तृत रूप से सीखा जाता है। यह सिर्फ तथ्यों को याद करने के बजाय गहरी समझ विकसित करने पर जोर देता है। इसमें अवधारणाओं को विभिन्न संदर्भों में लागू करना और इनके पीछे तर्क को समझना शामिल है, जिससे प्रभावी समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि में छात्र ज्ञात से अज्ञात की ओर आते हैं? किस विधि में छात्र ज्ञात से अज्ञात की ओर आते हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर। देखिए दोस्तों, इसमें होगा हमारा
आगमनात्मक विधि में ही दोस्तों हम लोग ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं दोस्तों। आगमनात्मक में देखिए, छात्रों को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने वाली विधि को आगमनात्मक विधि इंडक्टिव मेथड कहते हैं। इसमें विशिष्ट उदाहरणों, तथ्यों व अवलोकनों से शुरुआत की जाती है और फिर उनसे सामान्य नियमों, सिद्धांतों या निष्कर्मों पर पहुंचा जाता है। यह विधि खोज की और सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CAI का मतलब क्या है दोस्तों? CAI का कंप्यूटर सहायक प्राप्त निर्देश दोस्तों, कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश। सॉल्यूशन देखिए इसका, CAI का पूरा नाम कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है। यह एक शिक्षण पद्धति है जहां कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का उपयोग छात्रों को निर्देश, अभ्यास और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को अधिक व्यक्तिगत और प्रभावी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट या असाइनमेंट जो छात्रों को अपनी समझ को मूल तरीके से प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। प्रोजेक्ट या असाइनमेंट जो छात्रों को अपनी समझ को मूल तरीके से प्रदर्शित करने की अनुमति देता है, इसका एक उदाहरण है। क्या है? अनुप्रयोग करना। सॉल्यूशन देखिए इसका, प्रोजेक्ट या असाइनमेंट जो छात्रों को अपनी समझ को मूल तरीके से प्रदर्शित करने की अनुमति देता है, वह अनुप्रयोग करना एप्लीकेशन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें छात्र सीखे गए ज्ञान और कौशल को नई या वास्तविक दुनिया की स्थितियों में लागू करते हैं, जिससे उनकी रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमता प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य योजना का कौन सा घटक ब्लूम के वर्गीकरण पर आधारित है? ये अनुप्रयोग करना, ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुप्रयोग करना। पाठ्य योजना का कौन सा घटक ब्लूम के वर्गीकरण पर आधारित है? तो अनुप्रयोग करना ब्लूम के वर्गीकरण पर आधारित है। सॉल्यूशन देखिए इसका, ब्लूम के वर्गीकरण में अनुप्रयोग करना एक महत्वपूर्ण घटक है जो छात्रों को सीखे गए ज्ञान को नई या भिन्न परिस्थितियों में लागू करने की क्षमता पर केंद्रित है। पाठ्य योजना बनाते समय यह सुनिश्चित करता है कि सीखने के उद्देश्यों केवल ज्ञान प्राप्ति तक सीमित न रहे, बल्कि उनके व्यावहारिक उपयोग को भी बढ़ावा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण सर्वोत्तम उदाहरण है डैश का। सूक्ष्म शिक्षण सर्वोत्तम उदाहरण है डैश का, तो किसका? रोल प्ले, सिमुलेशन, प्रदर्शन, मानस मंथन। सूक्ष्म शिक्षण किसका उदाहरण है दोस्तों? ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों, सिमुलेशन का उदाहरण है सूक्ष्म शिक्षण, सिमुलेशन का। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, ये सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग सिमुलेशन का सर्वोच्च उदाहरण है। यह एक नियंत्रित और लघु वातावरण में शिक्षण का अभ्यास करने की प्रक्रिया है। इसमें प्रशिक्षु शिक्षक एक छोटे समूह को पढ़ाता है और प्रतिक्रिया प्राप्त करता है, जिससे उन्हें अपने शिक्षण कौशल में सुधार करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल की विशेषता यह नहीं है। पहला देखिए, सूक्ष्म शिक्षण के पूरा होने के तुरंत बाद सभी छात्रों द्वारा अध्यापक शिक्षण को फीडबैक दिया जाता है। सही है। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ऑडियो कैसेट और वीडियो कैसेट का उपयोग, वीडियो फिल्मों का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण प्रयोग में सिमुलेशन कक्षा का और सिमुलेटेड कक्षा का उपयोग किया जाता है। ये भी सही है दोस्तों। निम्न देखिए, सूक्ष्म शिक्षण के दौरान विद्यार्थी अध्यापक विद्यार्थी एवं पर्यवेक्षक की भूमिका निभाता है। ये गलत है दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण के दौरान विद्यार्थी अध्यापक विद्यार्थी एवं पर्यवेक्षक की भूमिका निभाता है। ये गलत है। सॉल्यूशन देखिए इसका, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल की विशेषता यह नहीं है कि सूक्ष्म शिक्षण के दौरान विद्यार्थी अध्यापक विद्यार्थी एवं पर्यवेक्षक की भूमिका निभाता है। इसके विपरीत इस मॉडल में प्रत्येक प्रतिभागी की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित होती है, जिससे प्रशिक्षण प्रभावी ढंग से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का दोष है। सूक्ष्म शिक्षण का दोष क्या है? यह है ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक कक्षा स्थितियों में सफल नहीं होना। सूक्ष्म शिक्षण का दोष है ये। और पर्यवेक्षण का अभाव पाया जाना, ये सही है दोस्तों। ये मतलब गलत दोस्तों। प्रतिक्रिया के लिए कोई जगह नहीं होती, अध्ययन की लंबी अवधि। तो वास्तविक कक्षा स्थितियों में सफल नहीं होना, ये सूक्ष्म शिक्षण का दोष है। सॉल्यूशन देखिए इसका, सूक्ष्म शिक्षण का एक दोष यह है कि इसमें वास्तविक कक्षा स्थितियों की जटिलता का पूर्ण अनुभव नहीं मिलता। यह एक नियंत्रित वातावरण में होता है जो वास्तविक शिक्षण के विविध पहलुओं को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थी पर ICT का उपयोग करके सीख सकते हैं? उदाहरण के लिए वीडियो के उपयोग के लिए फ्लिप्ड। किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थी घर पर ICT का उपयोग करके सीख सकते हैं? उदाहरण के लिए वीडियो के उपयोग के लिए फ्लिप्ड के लिए। सॉल्यूशन देखिए इसका,
फ्लिप्ड कक्षा एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें पारंपरिक कक्षा शिक्षण को उलट दिया जाता है। इसमें शिक्षक पर घर पर सीखने के लिए विद्यार्थियों को वीडियो, पॉडकास्ट, ऑनलाइन कंटेंट आदि संसाधन उपलब्ध कराते हैं। कक्षा का समय चर्चा, संदेह समाधान, प्रैक्टिकल और गतिविधियों के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य डैश में सहायता करना। पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य डैश में सहायता करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, शिक्षक को प्रशिक्षण के तरीकों में सुधार करने में सहायता करना। पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य शिक्षक को प्रशिक्षण के तरीकों में सुधार करने में सहायता करना है। सॉल्यूशन देखिए, पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य शिक्षण शैलियों में सुधार करना जिसमें छात्रों का अधिगम अधिक प्रभावी हो सके। यह शिक्षकों को बेहतर शिक्षण रणनीतियाँ अपनाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना खोज व्यवहार का एपिसोडिक मॉडल किसने विकसित किया है? तो निकोलस जे वेल्किन ने सूचना खोज व्यवहार का एपिसोडिक मॉडल किसने विकसित किया है? निकोलस जे वेल्किन ने। सॉल्यूशन देखिए इसका, सूचना खोज व्यवहार का एपिसोडिक मॉडल निकोलस जे वेल्किन द्वारा विकसित किया गया है और यह मॉडल व्यक्तियों की सूचना प्राप्त करने और उपयोग करने के तरीकों को समझने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये समता एवं समान अवसर पर आधारित है। समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत, ये समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। सॉल्यूशन देखिए, समावेशी शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत क्षमता एवं समान अवसर है। इसका उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी छात्र पीछे न छूटे और सभी को अपनी क्षमता तक पहुंचने का मौका मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण में सफल होने के लिए एक शिक्षक को अपने काम के प्रति समर्पित होना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, अपने विद्यार्थियों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। दोस्तों सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, शिक्षण में सफल होने के लिए एक शिक्षक को अपने काम के प्रति पूर्ण समर्पित होना अनिवार्य है। इस समर्पण का अर्थ है कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों की शैक्षणिक चुनौतियों को समझते हुए उनकी मदद के लिए सदैव तत्पर रहे। यह लगन छात्रों में विश्वास जगाती है, उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करती है और अंततः उनकी शैक्षणिक और व्यक्तिगत सफलता का मार्ग प्रशस्त करती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीखने को आकर्षक बनाने के लिए आवश्यक कारक है। सीखने को आकर्षक बनाने के लिए आवश्यक कारक है, क्या है आवश्यक कारक? इनाम एवं सजा दोनों सीखने के लिए आवश्यक है। दोस्तों सॉल्यूशन, सीखने को आकर्षक बनाने के लिए इनाम और सजा दोनों आवश्यक कारक है। एक और इनाम छात्रों को सकारात्मक रूप से प्रेरित करता है, दूसरे इनमें सीखने के लिए प्रति रुचि जगाती है और यह उन्हें प्रयास करने और नए विषयों को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। जबकि सजा अनुशासन बनाए रखने और गलतियों को सुधारने में मदद करती है, पर इसका उपयोग सोच समझकर और संयम के साथ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप शिक्षण का पेशा इसलिए अपनाना चाहते हैं क्योंकि आपको भावी नागरिकों को संभालने और प्रशिक्षित करने का अवसर मिलता है। आप शिक्षण का पेशा इसलिए अपनाना चाहते हैं क्योंकि आपको भावी नागरिकों को संभालने और प्रशिक्षित करने का अवसर मिलता है। सॉल्यूशन देखिए, आप शिक्षण का पेशा इसीलिए अपनाना चाहते हैं क्योंकि आपको भावी नागरिकों को संभालने और प्रशिक्षित करने का अवसर मिलता है, क्योंकि भावी नागरिकों के निर्माण का अवसर मिलने की भावना शिक्षा के कर्तव्य बोध और समर्पण को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की त्रुटि है। मूल्यांकन की त्रुटि है क्या है? तो इनमें से सभी होगा मूल्यांकन की त्रुटि। देखिए, व्यक्तिगत त्रुटि होगा, चरात्मक त्रुटि होगा और स्थिर त्रुटि, तीनों होगा। दोस्तों मूल्यांकन की त्रुटि है, व्यक्तिगत त्रुटि है, चरात्मक त्रुटि है और स्थिर त्रुटि, तीनों त्रुटि है। सॉल्यूशन देखिए इसका, मूल्यांकन की त्रुटियों वे गलतियां हैं जो मूल्यांकन करते समय निष्पक्षता को प्रभावित करती है। इसमें व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्तिगत पक्षपात, चरात्मक त्रुटि छात्र के एक गुण के आधार पर संपूर्ण मूल्यांकन और स्थिर त्रुटि हर छात्र को एक जैसे अंक देना शामिल है, इसलिए सही उत्तर डी ही होगा। दोस्तों सॉल्यूशन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आकलन का उपयोग किया जाता है सभी में, क्या जाता है दोस्तों? भविष्य के छात्र के सीखने और सुधार करने में क्या जाता है? आकलन का उपयोग किया जाता है भविष्य के छात्र के सीखने और सुधार करने में, नई जानकारी का विश्लेषण और संश्लेषण करने में और पिछली जानकारी को याद करने में। तो आकलन का उपयोग किया जाता है भविष्य के छात्र के सीखने और सुधार करने में, नई जानकारी का विश्लेषण और संश्लेषण करने में और पिछली जानकारी को याद करने में। इन तीनों में आकलन का उपयोग किया जाता है। सॉल्यूशन देखिए,
आकलन का उपयोग छात्रों के सीखने में सुधार हेतु नई जानकारी के विश्लेषण, संश्लेषण और पिछली जानकारी के स्मरण के लिए किया जाता है। अतः इसके उपयोग में विकल्प में दिए गए सभी पहलू शामिल है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योगात्मक मूल्यांकन सीखने डैश आकलन है। योगात्मक मूल्यांकन सीखने का डैश आकलन है। तो क्या आकलन है दोस्तों? ऑप्शन 1 डी देखिए, योगात्मक मूल्यांकन सीखने के लिए आकलन है दोस्तों। इसमें से यही दोस्तों शूट करता है दोस्तों, के लिए होगा। देखिए दोस्तों, योगात्मक मूल्यांकन सीखने के लिए किए जाने वाला आकलन है। यह प्रायः शिक्षण प्रक्रिया के अंत में होता है, जिसका उद्देश्य छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान और कौशल का मूल्यांकन करना होता है। यह सीखने की प्रभावशीलता को दर्शाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्यचर्चा की मनोवैज्ञानिक आधार पर पाठ्यचर्चा विकसित करने वाले को डैश मतलब शिक्षार्थी की प्रकृति, शिक्षार्थी की प्रकृति को समझने में मदद करती है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, मनोवैज्ञानिक आधार पर पाठ्यचर्चा विकसित करने वाले को सीखने की प्रकृति को गहराई से समझने में मदद करती है। यह उन्हें बालक की रुचियों, क्षमताओं, व्यक्तिगत भिन्नताओं और विकासात्मक स्तरों के अनुरूप पाठ्यचर्चा बनाने में सक्षम बनाती है दोस्तों, जिससे शिक्षक की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और छात्रों के लिए प्रासंगिक हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्चा सुधार एक डैश प्रक्रिया होनी चाहिए। तो सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। पाठ्यचर्चा सुधार एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। सॉल्यूशन देखिए, पाठ्यचर्चा सुधार एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। यह समय समय पर छात्रों की आवश्यकताओं और बदलती शैक्षिक प्रवृत्तियों के अनुसार संशोधित और अद्यतन की जानी चाहिए, जिससे यह प्रासंगिक और प्रभावी बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन आश्रित चर है दोस्तों? ये छात्र। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन आश्रित चर है? तो ये छात्र एक आश्रित चर है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र आश्रित चर है। इसका अर्थ है कि छात्र को सीखने की प्रक्रिया शिक्षक द्वारा निर्धारित विधियों, सामग्रियों और वातावरण पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम है? तो अभ्यास का नियम एक सीखने का नियम है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम है? तो अभ्यास का नियम सीखने का नियम है। सॉल्यूशन देखिए, अभ्यास का नियम सीखने का नियम है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों में से एक है, जो बताता है कि किसी कार्य का बार बार अभ्यास करने में से सीखना मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शिक्षण सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी के लिए आधार के रूप में आंतरिक प्रेरणा के साथ अंतःक्रियात्मक सेटिंग में सहायता प्रदान करता है? कौन सा शिक्षण सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी के लिए आधार के रूप में आंतरिक प्रेरणा के साथ अंतःक्रियात्मक सेटिंग में सहायता प्रदान करता है? तो 28 का देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 28 का ए ही सही होगा दोस्तों। वाटसन का एसआर सिद्धांत, वाटसन का एसआर सिद्धांत ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, वाटसन का एसआर सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी के लिए आंतरिक प्रेरणा के साथ अंतःक्रियात्मक सेटिंग में सहायता करता है और यह व्यवहारवाद पर आधारित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षकों को सहायक सामग्री के उपयोग की सावधानीपूर्वक योजना और कल्पना करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसकी वास्तविक प्रस्तुति से पहले करनी चाहिए। शिक्षकों को सहायक सामग्री के उपयोग की सावधानीपूर्वक योजना और कल्पना करनी चाहिए, तो इसकी वास्तविक प्रस्तुति से पहले। सॉल्यूशन देखिए इसका, शिक्षकों की सहायक सामग्री के उपयोग की सावधानीपूर्वक योजना और कल्पना इसकी वास्तविक प्रस्तुति से पहले करनी चाहिए। इसमें यह सुनिश्चित होगा कि सामग्री कक्षा के लिए उपयुक्त है, प्रभावी ढंग से सीखने में सहायक है और शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करती है, जिससे छात्रों के अधिकतम लाभ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सर्व शिक्षण सहायक उपकरण सुविधा प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए, श्रवण कार्य दोस्तों, सर्व शिक्षण सहायक उपकरण सुविधा प्रदान करते हैं। तो श्रवण कार्य सुविधा प्रदान करते हैं। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, श्रवण शिक्षण सहायक उपकरण मुख्य रूप से श्रवण कार्य की सुविधा प्रदान करते हैं। ये छात्रों को सुनकर सीखने में मदद करते हैं, जैसे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, रेडियो प्रसारण या पॉडकास्ट, जो विषय वस्तु को समझने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था दोस्तों, लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स,
देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज में की गई थी। और लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय थे और वह 1884 से 1888 तक भारत के वायसराय रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गंभीर रूप से खतरे में था और केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए कई परियोजनाएं की घोषणा की है? तो ये दोस्तों कौन सा है दोस्तों, इसका देखिए फ्रेंड्स, इनमें से दोस्तों सभी होगा दोस्तों, सभी इसमें ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स। कश्मीर हिरन है दोस्तों, कश्मीर हिरन है और उसके बाद एशियाई शेर है और एक सिंगा वाला गेंडा, मतलब सभी ये गंभीर रूप से खतरे में था दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, कश्मीर हिरन, एशियाई शेर और एक सिंग वाला गेंडा सभी गंभीर रूप से खतरे में है और केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक दलों को डैश द्वारा प्रतीक आवंटित किए जाते हैं? राजनीतिक दलों को डैश के द्वारा प्रतीक आवंटित किए जाते हैं? तो सोल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, चुनाव आयोग द्वारा प्रतीक आवंटित किए जाते हैं। सोल्यूशन इसका, राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग द्वारा प्रतीक आवंटित किए जाते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग से संबंधित है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है दोस्तों। नेक्स्ट है, काकोरी स्टेशन किस जिले में अवस्थित है फ्रेंड्स? ये लखनऊ में काकोरी स्टेशन स्थित है दोस्तों। काकोरी स्टेशन ये लखनऊ जिले में अवस्थित है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, काकोरी स्टेशन लखनऊ जिले में अवस्थित है। काकोरी कांड घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर हुआ था। इस घटना में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के क्रांतिकारियों ने एक ट्रेन को रोककर सरकारी खजाने को लूट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, महात्मा गांधी और बिहार कुछ यादें के लेखक कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी और बिहार के कुछ यादें के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन, महात्मा गांधी और बिहार कुछ यादें पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने यह पुस्तक 1949 में लिखा था, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के बिहार की यात्राओं और उनके साथ अपने अनुभव को संस्करण के रूप में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये शतरंज से है दोस्तों, शतरंज से। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, विश्वनाथन आनंद एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर और पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन है और वह 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने। आनंद 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन, 2 बार के विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन और 2 बार के शतरंज विश्व कप चैंपियन हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, घोंघा और छिपकलियाँ। घोंघा और छिपकलियाँ क्या है दोस्तों? घोंघा और छिपकलियाँ बच्चों को जन्म देता है, 2 भागों में विभाजित है, अंडे देता है, उसके बाद पुनरुत्पादन न करे। ठीक है दोस्तों, ये अंडा तो देता है दोस्तों, अंडा देता है दोस्तों ये। ठीक है, 37 सही होगा दोस्तों। घोंघा और छिपकलियाँ अंडे देते हैं दोस्तों। घोंघे मोलस्का वर्ग के प्राणी है जो अंडे देकर प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, छिपकली सरीसृप वर्ग के प्राणी है जो अंडे देकर प्रजनन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो लगाया गया बल पे किया गया कार्य निर्भर करता है। सॉल्यूशन देखिए, किया गया कार्य लगाया गया बल पर निर्भर करता है दोस्तों। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। नेक्स्ट, रीना को आम बहुत पसंद है, वह उन्हें सर्दियों के लिए सुरक्षित रखना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें संरक्षित करने का एक अच्छा तरीका है दोस्तों? तो आम पापड़ और अचार बनाए दोस्तों। रीना को आम बहुत पसंद है, वह इन्हें सर्दियों के लिए सुरक्षित रखना चाहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित करने का एक अच्छा तरीका है दोस्तों? आम पापड़ और अचार बनाए दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, रीना को आम बहुत पसंद है, वह उन्हें सर्दियों के लिए सुरक्षित रखना चाहती है, इसलिए आम का अचार तथा आम पापड़ बनाकर उन्हें संरक्षित करने का एक अच्छा तरीका है। नेक्स्ट, उस समुद्र का नाम बताइए जिस पर सब कुछ तैरता है। उस समुद्र का नाम बताइए जिस पर सब कुछ तैरता है। ये जो मृत सागर, इसमें सब कुछ तैरता है। सॉल्यूशन है, मृत सागर में नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। इस वजह से इसमें सब कुछ तैरता है, क्योंकि वस्तुओं का घनत्व समुद्र के पानी के घनत्व से कम होता है। देखिए, क्योंकि वस्तुओं का घनत्व समुद्र के पानी के घनत्व से कम होता है। मृत सागर में नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण इसका घनत्व बहुत अधिक होता है।
इस वजह से इस पर सब कुछ तैरता है, क्योंकि वस्तुओं का घनत्व समुद्र के पानी के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट देखिए, अब मैथ्स पे हम लोग आते हैं दोस्तों। 7:30 घड़ी मिनट की सुई किस बिंदु पर होगी दोस्तों? 7:30 घड़ी की मिनट की सुई किस बिंदु पर होगी दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये होगी ऑप्शन नंबर सी, मतलब 6 पे होगी दोस्तों। मिनट की सुई 6 पे होगी दोस्तों। तो घड़ी की मिनट वाली सुई के बिंदु को संख्यात्मक मान के लिए दोस्तों मिनट को 5 से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर देंगे दोस्तों। मिनट कितना है यहाँ पर? 30 है दोस्तों। 30 को 5 से कर देंगे, 5 के 30, 6 पे होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक पिरामिड के सभी फलक हमेशा डैश होते हैं दोस्तों। तो आयताकार तो नहीं होते दोस्तों, त्रिकोणीय भी नहीं होते दोस्तों, समरूप भी नहीं होते हैं। इनमें से कोई नहीं दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, पिरामिड के सभी पार्श्व फलक हमेशा त्रिकोण आकार के होते हैं दोस्तों, जबकि आधार फलक अलग अलग त्रिभुजाकार वर्गाकार हो सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा 1/2 + 1/4 क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 + 3/4 होगा दोस्तों। 3/4 आंसर, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 माइनस प्लस हो जाएगा तो 29 13 ये दोनों जोड़ देंगे, कितना होगा दोस्तों? ये दोस्तों 92 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -18/2 कितना होगा दोस्तों? ये -9 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट दिए गए प्रश्न चिन्ह में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी विकल्प होगी दोस्तों? सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये 90 इधर है दोस्तों, प्लेन सरफेस है दोस्तों। उसके बाद ये 135 डिग्री दोस्तों ये टर्न हुआ है। उसके बाद 135 डिग्री टर्न हुआ, इधर 135 डिग्री इधर है, इधर हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा। ये इधर हो जाना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी देखिए तो इसका सही हो जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस सांकेतिक भाषा में A1 and 3 और इसी भाषा में एप्पल को क्या लिखेंगे दोस्तों? देखिए, एंड एक हो गया, ये एक एंड क्या होता है? 14 14 के 15 T 20 सबको जोड़ दिया 35 हो गया। उसी प्रकार एप्पल के संख्या का मान मतलब ये जोड़ेंगे, A1 B 16 16 16 32 32 32 32 32 L का 12 32 12 44 5 49 1 50। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, 50 सही आंसर होगा दोस्तों। 47 का सी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 48 का, सोसाइटी को OSI मतलब सबको ये देखिए, इसको यहाँ पे चेंज कर रहा है तो SO को देखिए उलट दिया है तो यहाँ पे EG होगा दोस्तों। EG वाला देखिए, ये तीनों EG वाला है। उसके बाद CI, उसके बाद इसको भी पलट दिया दोस्तों, क्या जगह दोस्तों? EGNE देखिए किस में है? EG और EGEN ये तीनों अब हो गया दोस्तों। उसके बाद हो गया EGEN, उसके बाद ET TE, उसको SI OSIC हो गया। उसके बाद अंतिम वाले को इसके स्थान पर आ गया दोस्तों। EN के बाद अंतिम वाले क्या है दोस्तों? L को ला दिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन व्यक्तियों की संख्या क्या पता है जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं दोस्तों? कोई भी खेल खेलता ही नहीं दोस्तों, उसके बारे में हमें पता करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, टोटल 40 है दोस्तों, 25 20 10 30 कोई खेल नहीं खेलता है दोस्तों। 40 इसमें देखिए दोस्तों, कोई क्रिकेट देखिए 25 16 जो है दोस्तों, 16 ये दोनों गेम खेलता है, क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलता है। 13 7 73 इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर ऑप्शन देखिए क्या है? 25 12 16 25 12 22 है वहाँ पर दोस्तों। 25 22 दोनों को जोड़ दिया, उसके बाद 16 को माइनस कर दिया, 31 निकल गया। और 31 में क्या किया? 40 में से 31 को माइनस कर दिया है तो उसमें से 9 निकल गया दोस्तों। 9 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं, AR और D के मध्य में।
देखिए ये जो है ये यहाँ पे देखिए आर और डी के मध्य में है यहाँ पे। उसके बाद एस बी के बाईं ओर, एस जो है यहाँ पे बी के बाईं ओर है, ठीक है। उसके बाद आर एस के बाईं ओर है, आर एस के बाईं ओर है दोस्तों, ये भी सही है। एक ठीक दाईं और कौन है, तो एक ठीक दाईं और आर ही होगा दोस्तों। और इसी के साथ देखिए दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। और इसी के साथ हमारा 9 जून 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का सेशन यहीं कंप्लीट होता है दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया फिर तो सेशन को 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।